हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब के सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की MPGK की बुक के भाग 9 की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम दिल्ली सल्तनत या मालवा सल्तनत, मुगल काल, तोमर वंश, मंडला, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश से। गुलाम वंश 1206 से 1290 के मध्य। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव या परिमल देव को हराकर कलिंजर खजुराहो को जीता। 1231-32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को हराया। 1235 में इल्तुतमिश पहला सुल्तान बना जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। 1251 में गयासुद्दीन बलबन ने रक्त व लौह नीति के तहत नरवर के राजा चहाड़ देव पर आक्रमण किया। दोस्तों, अब बात करते हैं खिलजी वंश की, जो 1290 से 1320 के मध्य था। खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा। 1292 से 93 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ऐनुल मुल्क ने परमार शासक महलक देव की हत्या कर दी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कलिंजर, चंदेरी, धार व मांडू जैसे नगरों को लूटा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। यह कथन अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पर कहा। दमोह में स्थित सलैया अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौमिक शासक बताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुगलक वंश की, जो 1320 से 1414 तक रहा। फारसी भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। संस्कृत भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से ज्ञात होता है कि तुगलक वंश का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुल्लनीपुर सागर अभिलेख में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान धार के किले का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुलीक खां चंदेरी का प्रशासक बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक रजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तुगलक वंश के समय ही मालवा में दिलावर खां लोधी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं लोधी वंश की। 1451 से 1526 तक सिकंदर लोधी ने मानसिंह तोमर को हराया। इब्राहिम लोधी ने 1517 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1526 में गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल 1400 से 1561 ईस्वी। इसमें हम पृष्ठभूमि एवं प्रमुख राजवंशों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की। तुगलक शासकों ने दिलावर खां गौरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया और तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रमुख वंश को। गौरी वंश, दिलावर खां गौरी और हुसैन खां, अल्प खां, होशंग शाह, गजनी खां या मोहम्मद शाह, ये प्रमुख शासक गौरी वंश से संबंधित थे। अब खिलजी वंश के प्रमुख शासकों की हम बात कर लेते हैं। महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह, महमूद शाह। अन्य शासकों में बहादुर शाह, कादिर शाह, सुजायत खान एवं बाज बहादुर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मालवा का गौरी वंश। दिलावर खां गौरी या हुसैन मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी था। इसने धार को अपनी राजधानी बनाया। 1405 में धार में लाट मस्जिद का निर्माण कराया। दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसका वास्तविक नाम हुसैन था। यह अपनी माता की ओर से दमिश्क के सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी का वंशज था। हुशंग शाह गौरी दिलावर खां का पुत्र, वास्तविक नाम अल्प खां। इसे मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हुशंग शाह ने राजधानी मांडू को बनाया। इसने मांडू का नाम परिवर्तित कर शादियाबाद या खुशियों का शहर किया। इसने नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित कर होशंगाबाद कर दिया।
इसने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया जिसकी नींव महमूद प्रथम द्वारा रखी गई थी। इसने राजा भोज द्वारा निर्मित विशाल बांध साइक्लोपियन बांध को नष्ट कर दिया। मांडू में अशरफी महल की नींव प्रथम स्तर का निर्माण होशंग शाह ने करवाया। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। होशंग शाह का मकबरा मांडू, इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह गौरी की। होशंग शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम गजनी खां था। यह मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक था। अब दोस्तों हम बात करेंगे मालवा के खिलजी वंश की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महमूद खिलजी प्रथम की। महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर राजगद्दी पर आसीन हुआ। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक महमूद खिलजी प्रथम। इसने होशंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की व मांडू के नज़दीक एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया, लेकिन यह विजय स्तंभ किसी कारणवश ध्वस्त हो गया। इसने अशरफी महल का निर्माण पूर्ण करवाया। यह तत्कालीन मदरसा था। दोस्तों अशरफी महल मांडू में स्थित है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन खिलजी की। इसके समय जहाज महल की स्थापना हुई। मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया। इसने हिंडोला महल व चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया। मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों अगले क्रम में हम बात करेंगे नासिर शाह की। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा। इसने उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण करवाया। इसने अल्प समय के लिए शासन किया व इसकी मृत्यु उज्जैन के निकट हो गई। अब बात करते हैं महमूद शाह की। इसने महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। इसके समय गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं मालवा में स्वतंत्र गुजरात के शासकों की। बहादुर शाह 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। कादिर शाह 1537 में हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। कादिर शाह का वास्तविक नाम मल्लू खां था। सुजायत खां 1543 में शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिससे कादिर शाह डरकर गुजरात भाग गया। शेर शाह सूरी ने सुजायत खां को मालवा में सूबेदार नियुक्त किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाज बहादुर की। यह 1556 से 1561 के बीच सुजायत खां की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र बाज बहादुर मालवा सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम वायजीद खान था। इसने गढ़ राज्य की गौड़ रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुए। बाज बहादुर एक संगीतकार भी था, जिसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया। रानी रूपमती के लिए इसने रेवाकुंड व रूपमती महल का निर्माण करवाया। अकबर के सेनापति आधम खां व बाज बहादुर के मध्य 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाज बहादुर हार कर भाग गया। परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बाद में रानी रूपमती की कब्र पर आकर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले में सारंगपुर में स्थित है। बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा हुआ और अकबर ने बहादुर शाह की कब्र पर आशिक ए शादिक एवं रानी रूपमती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया। दोस्तों ऐसा भी हुआ था, पर हम एक नज़र डालते हैं। मालवा अभियान में राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। दोनों ने अपनी जीत के दावे की, किंतु दोनों ने एक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में व महमूद खिलजी ने मांडू के पास, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ मौजूद है और महमूद खिलजी द्वारा बनाया गया स्तंभ किसी कारणवश नष्ट हो गया। मित्रों अब हम बात करते हैं मुगल कालीन मध्य प्रदेश की। बाबर 1526 से 1530। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, इसमें मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा सांगा की मदद की।
इसलिए 1 साल बाद बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं व कामरान से करा दिया। चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर ने मेदिनी राय को हराया। शेर शाह सूरी, जिनको हम फरीद भी कहते हैं, ने इस युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा। इस युद्ध के बाद महिलाओं ने जौहर किया। बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया। हुमायूं 1530 से 1540। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद वे मिसाल कोहिनूर हीरे को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। 1539 के चौसा के युद्ध में बघेल शासक बीर भानु ने हुमायूं की मदद की। इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर मुक्त रखा। 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। शेर शाह सूरी 1540 से 45 के मध्य। शेर शाह सूरी ने 1543 में रायसेन किले पर आक्रमण किया और पूरनमल के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महान शासक या सम्राट अकबर की, जो कि 1556 से 1605 तक शासक रहे। 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति आदम खां को मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करने भेजा। 1561 में सारंगपुर के युद्ध में आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया और बाज बहादुर मालवा छोड़कर भाग गया और रानी रूपमती ने जौहर कर लिया। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के सेनापति आसफ खां को भेजा। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में असीरगढ़ में मीर बहादुर के खिलाफ था। अकबर के शासनकाल में तानसेन, बैजू बावरा जैसे संगीतकार थे। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म सीधी जिले के घोघरा गांव में हुआ था। अकबर को नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र हरदा के हांडिया में स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहांगीर की। 1605 से 1627। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया। 1615 में राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया। उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में की थी। शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां के काल में विदेशी यात्री टैवर्नियर ने बुरहानपुर की 2 बार यात्रा की। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ। मुमताज़ की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हुई। उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया। इसी वर्ष मुमताज़ की कब्र को शाहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया। मुमताज़ की प्रारंभिक कब्र बुरहानपुर में बनवाई गई। बाद में 1652 में ताजमहल आगरा में स्थानांतरित कर दी गई। अब बात करते हैं औरंगजेब की। 1658 से 1707। बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने गौंड राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया। साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासिर ए आलमगीरी पुस्तक में औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खान था, जिसने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का तोमर वंश। इसमें हम पृष्ठभूमि, प्रमुख शासक एवं योगदान की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। इंद्रप्रस्थ की मरम्मत करवाकर दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने की। कालांतर में दिल्ली शहर में मुस्लिम शासन के पश्चात इसकी 3 शाखाएं बन गई। पाटन शाखा गुजरात में थी, रोहेलखंड शाखा उत्तराखंड एवं ग्वालियर मुरैना शाखा मध्य प्रदेश। प्रमुख शासकों की हम बात करें तो वीर सिंहदेव, उद्दरण देव, वीरम देव, गणपति देव, डूंगरेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह, कल्याण मल्ल, मान सिंह, विक्रमजीत सिंह। इन्हें इब्राहिम लोधी ने विक्रमजीत को पराजित किया था। नोट: तोमर वंशावली का विवरण ग्वालियर पुरातात्विक संग्रहालय के अनुसार।
दोस्तों अब तोमर शासकों की योगदान की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीर सहदेव तोमर की। तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सहदेव ने 14वीं शताब्दी में की। इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल व जीत स्तंभ का निर्माण करवाया। मानसिंह तोमर मानसिंह तोमर ने नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना करी। इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल व बादलगढ़ महल का निर्माण कराया। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित मृगनयनी उपन्यास में गुजरी को मृगनयनी भी कहा गया है। इनके नाम पर मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया। मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत या मंत्री खेमचंद्र थे व इसके दरबार में मित्र मिश्र, शिरोमणि मिश्र व हरिनाथ मिश्र प्रमुख दरबारी रहे हैं। मृत्युदय की रचना मित्र मिश्र ने की व राग दर्पण मान कौतूहल का फारसी अनुवाद है। इन्होंने ग्वालियर में मान मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों अगले क्रम में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत की। इसको हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं, गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत व खरेला या खेरला रियासत। अब बात करते हैं गढ़मंडला का गौड़ राज्य। इसमें हम विस्तार संबंधित रियासत एवं किले, प्रमुख शासक एवं गौड़ राज्य से संबंधित साहित्यकारों की बात करेंगे। विस्तार संबंधित रियासत एवं किलों में हम मंडला, जबलपुर, मकड़ाई हरदा, सिंगौरगढ़ दमोह, राहतगढ़ सागर, चौड़ागढ़ नरसिंहपुर, रामनगर मंडला एवं गिन्नौरगढ़ सीहोर की बात करेंगे। प्रमुख शासकों में हम संग्राम शाह, दलपति शाह, वीर नारायण दुर्गावती, चंद्र शाह, हृदय शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, हृदय शाह, पहाड़ सिंह, नरेंद्र देव, महराज शाह, शिवराज शाह, निजाम शाह एवं नरहरि शाह की बात करेंगे। गौड़ राज्य से संबंधित साहित्यकारों में हम महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पद्मनाथ भट्टाचार्य, भानुदत्त मिश्र, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित एवं रूपनाथ झा की हम बात करेंगे। अब बात करते हैं गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों की। यादव राव मध्य प्रदेश के गढ़ा गोंड रियासत का संस्थापक यादव राय था। संग्राम शाह, इनका वास्तविक नाम आमरण दास, सिक्कों में उपाधि उलत्स्यवंशी, गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक। संग्राम शाह के 2 पुत्र दलपति शाह और चंद्र शाह थे। स्थापत्य में योगदान संग्राम शाह झील का निर्माण जबलपुर में, बाजना मठ का निर्माण जबलपुर में, सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण दमोह में, चौरागढ़ किले का निर्माण नरसिंहपुर में। रानी कमलापति सलकंदपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम शाह के साथ हुआ। राजा निजाम शाह की मृत्यु उपरांत इन्होंने पुत्र के संरक्षण के रूप में भोपाल पर शासन किया। दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र के कारण भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब बात करते हैं संग्राम शाह के साहित्य में योगदान पर। संस्कृत भाषा का विद्वान था। इसने रस रत्नमाला की रचना की। इनके प्रमुख दरबारी दामोदर ठाकुर थे। विशेष रूपनाथ झा द्वारा रचित गणेश नपवर्णम साहित्य के अनुसार संग्राम शाह शासन के दौरान 12 गढ़ शामिल थे। मित्रों अब हम बात करेंगे दलपत शाह की। संग्राम शाह की मृत्यु के उपरांत 1543 ईस्वी में उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर बैठा। 1542 ईस्वी में दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ। दलपत शाह के समय में प्रमुख विद्वान मेघ एवं दामोदर ठाकुर थे। दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद दुर्गावती विधवा हो गई व इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठाया। अब बात करते हैं रानी दुर्गावती की। चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी और दलपत शाह की पत्नी। दमोह के सिंगौरगढ़ के किले संग्रामपुर पर दुर्गावती ने विजय प्राप्त करी। रानी दुर्गावती ने मांडू के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। रानी दुर्गावती के दरबार में पद्मनाथ भट्टाचार्य और महेश ठाकुर जैसे विद्वान थे। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम सरमन था। 1564 में अकबर के अभियान में रानी दुर्गावती ने डटकर मुकाबला किया। इस अभियान के दौरान रानी दुर्गावती ने अपनी कटार से स्वयं ही बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का साथ इस अभियान में चकरमान खर्चीली, महारख ब्राह्मण और कल्याण बघीला ने दिया। इसके बाद मुगलों ने रानी दुर्गावती की बहन कमलावती को बंदी बना लिया।
रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। इसके बाद गौड़ राज्य मुग़लों के अधिकार में आ गया व मुग़लों ने यहाँ अपने सूबेदारों आसफ़ खां, कासिम खां को नियुक्त कर दिया। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम बात करते हैं चंद्र शाह की। दलपत शाह का भाई चंद्र शाह 10 गढ़ों को मुग़लों को देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठा और 1576 तक शासन किया। चंद्र शाह की हत्या उसके छोटे पुत्र मधुकर शाह ने मदन महल में कर दी व राज सिंहासन को हथिया लिया। 1586 ईस्वी में मधुकर शाह के पश्चात प्रेम शाह गढ़मंडला का शासक बना और लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। प्रेम शाह ने गढ़मंडला में राधा कृष्ण मंदिर और संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। मित्रों, अब हम बात करेंगे हृदय शाह की। मुग़लों से अच्छे संबंध होने के कारण हृदय शाह को प्रेम शाह का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इसने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। इसने मंडला के निकट हृदय नगर की स्थापना की। मोती महल का निर्माण गौड़ राजा हृदय शाह ने नर्मदा नदी के किनारे मंडला में करवाया। हृदय शाह स्वयं संगीतकार था। उसने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की रचना की। हृदय शाह ने उपपत्नी चिमनी बेगम के निवास हेतु बेगम महल का निर्माण करवाया। हृदय शाह के 2 पुत्र छत्र शाह एवं हरि शाह थे। दोस्तों, अन्य शासकों में हम बात करेंगे। हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र छत्र शाह ने 13 वर्ष तक शासन किया। इसके पश्चात हरि शाह के पुत्र पहाड़ शाह ने गौड़ राज्य में शासन किया और बाद में औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया। पहाड़ शाह की औरंगजेब की सेना में शामिल होने के बाद नरेंद्र शाह गढ़मंडला का शासक बना। नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम अंकित था। नरेंद्र शाह ने अपनी बहन मानकुंवरी व दानकुंवरी का विवाह देवगढ़ के शासक वक्त बुलंद और रतनपुर के शासक राजा राज सिंह से किया। मराठा शासक बालाजी बाजीराव ने 1741 में मंडला पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इसके बाद नरेंद्र शाह का पुत्र महाराजा शाह सिंहासन पर बैठा। मराठों की हार से दुखी होकर नरेंद्र शाह ने अग्नि समाधि ले ली। महाराजा शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र शिवराज शाह गद्दी पर बैठा और इसके समय मराठा पेशवा की सेना में मंडला किले पर अधिकार कर लिया। 1749 में शिवाजी का भाई निजाम शाह ने अपने हाथों में सत्ता ली। निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना की। मंडला में राजराजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम शाह ने करवाया। 1776 में निजाम शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा नरहरि शाह गद्दी पर बैठा। नरहरि शाह ने तेजगढ़ दमोह में मराठों से युद्ध किया, लेकिन उसे पराजय प्राप्त हुई और गढ़मंडला पर मराठों का नियंत्रण हो गया। गौड़ साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला स्थान एवं निर्माणकर्ता। चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में है, संग्राम शाह द्वारा निर्माण। सिंगौरगढ़ का किला दमोह में, संग्राम शाह। बाजना मठ जबलपुर में, संग्राम शाह। पचमठामठ मंदिर जबलपुर में, आधार सिंह। मोती महल रामनगर मंडला में हृदय शाह द्वारा निर्मित। बेगम महल रामनगर मंडला में हृदय शाह द्वारा निर्मित। रानी महल रामनगर मंडला में हृदय शाह द्वारा निर्मित। राधा कृष्ण मंदिर गढ़मंडला में हृदय शाह द्वारा निर्मित। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गौड़ राज्य से संबंधित साहित्य एवं रचनाओं की। साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। दामोदर ठाकुर दिव्य निर्णय, महेश ठाकुर आलोक दर्पण, तिथि तत्व, चिंतामणि। पद्मनाथ भट्टाचार्य दुर्गावती प्रकाश एवं वीर चंपू। भानुदत्त मिश्र रसमंजरी। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित गजेंद्र मोक्ष। रूपनाथ झा गणेश नपवर्णम, वीर वाजपेयी, प्रेम दीपिका। दोस्तों, अब हम बात करेंगे देवगढ़ का गौड़ राज्य 1580 से 1743। इसमें हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे, शासित क्षेत्र की बात करेंगे एवं प्रमुख शासकों की बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। गढ़मंडला के कमज़ोर हो जाने के बाद देवगढ़ में ध्रुवा गौड़ राज्य का उदय हुआ। यहाँ पहले गौली ग्वाल अहीर लोगों का राज्य था। धनसूर एवं रणसूर ग्वाला राजाओं की हत्या कर राजा जाटव ने देवगढ़ राज्य की पुनर्स्थापना की। शासित क्षेत्र देवगढ़ का गौड़ साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बैनगंगा नदी, पश्चिम में बारधा नदी, उत्तर में छपारा सिवनी और दक्षिण में चांदा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। वर्तमान के प्रमुख क्षेत्रों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट व नागपुर
वर्धा क्षेत्र तक इसका विस्तार था। प्रमुख शासक 1580 से 1743 तक राजा जाटव। इसे देवगढ़ किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। राजा जाटव गढ़मंडला के शासक प्रेम शाह के समकालीन थे। कोक शाह प्रथम जाटव की मृत्यु के बाद पुत्र कोक शाह गद्दी पर बैठा। इसके नशे में चूर होने के कारण कुछ समय के लिए नागपुर का किला मुगलों के अधीन हो गया। अब बात करते हैं केसरी शाह या जाटव द्वितीय की। कोक शाह के बाद पुत्र केसरी शाह देवगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। मित्रों, अब हम बात करते हैं कोक शाह द्वितीय की। राजा केसरी शाह, जिसको हम जाटव द्वितीय के नाम से जानते थे, के बाद उसका पुत्र कोक शाह देवगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब को लगान न देने के कारण कोक शाह द्वितीय ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कोक शाह ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम इस्लाम यार खान रख लिया। दीनदार या दीनदार शाह, कोक शाह द्वितीय का छोटा भाई दीनदार ने 1680 में देवगढ़ की सत्ता संभाली। महीपत शाह कोक शाह द्वितीय का बड़ा भाई था। ने औरंगजेब से संधि कर गद्दी पर बैठा। इसने अपना नाम बदलकर बख्त बुलंद कर लिया। इसके समय औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया। चांद सुल्तान, देवगढ़ राज्य के अधिक शक्तिशाली राजा बख्त बुलंद के बाद उसका पुत्र चांद सुल्तान राजगद्दी पर बैठा। चांद सुल्तान ने राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित की। 1743 में वास्तविक अधिकार रघुजी भोंसले मराठों के हाथों में आ गया और देवगढ़ का गौड़ राज्य समाप्त हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवगढ़ की प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की। मोती टांका, बादल महल, हाथी खाना, नक्कार खाना, कचहरी और चंडी मंदिर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खेरला का गोंड राज्य। गोंड राज्य की एक शाखा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित थी। खेरला राज्य का विस्तार बैतूल अमरावती तक था। खेरला राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता था। खेरला का किला बैतूल जिले में स्थित है। मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु में खेरला राज्य का वर्णन मिलता है। खेरला राज्य के प्रमुख शासक राजा इल नरसिंह राय एवं जयतपाल थे। मुगलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर खेरला राजवंश ने मुगलों के हमलों से बचने हेतु मुगलों से समझौता कर लिया और उसके तहत खेरला किले का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया गया। यूँ तो विंध्याचल और सतपुड़ा क्षेत्र से ये किला काफ़ी सुरक्षित रहा, लेकिन दक्षिण के मैदानी भागों अमरावती और भंडारा की तरफ से मराठों ने गंभीर आक्रमण किए और किले पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत बुंदेलखंड रियासत की। इसको भी हम 3 भागों पृष्ठभूमि, प्रमुख क्षेत्र एवं प्रमुख शासकों में बांटकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की। अयोध्या के राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। कालांतर में इसी वंश के वीर बुंदेला ने मऊ महोनी उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर बुंदेला राज्य स्थापित किया। बुंदेलखंड में कालांतर में इनकी राजधानी गढ़कुंडार, ओरछा और टिहरी रही थी। प्रमुख क्षेत्र राज्य का विस्तार दतिया, नरवर, चंदेरी, ओरछा, छतरपुर, गढ़कुंडा, टीकमगढ़, महोबा, बदमो तक था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड वंश के प्रमुख राज्य रियासतों की, जिनको हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। ओरछा रियासत, दतिया रियासत एवं अजयगढ़ रियासत। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरछा रियासत की। इसमें हम देखते हैं प्रमुख शासक वीर बुंदेला, अर्जुनपाल, वीरपाल, मलखान सिंह, रुद्र प्रताप, भारती चंद, मधुकर शाह, वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, पहाड़ सिंह बुंदेला, सुजान सिंह बुंदेला, इंद्रमणि बुंदेला, यशवंत सिंह बुंदेला, चंपत राय, छत्रसाल बुंदेला, भगवत सिंह बुंदेला, उदोत सिंह बुंदेला एवं विक्रमादित्य बुंदेला। हम शुरुआत करते हैं रुद्र प्रताप बुंदेला से। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया। इसके बाद हम देखते हैं भारती चंद को। ओरछा को इसने बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनाया। भारती चंद ने ओरछा दुर्ग में रानी महल और शहर पनाह का निर्माण कराया। यह हुमायूं के समकालीन शासक था। मधुकर शाह ने ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया। माथे पर तिलक धारण करने के कारण
इन्हें मधुकर तिलकशाही के नाम से जाना जाता है। वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया के किले और शिवपुरी में करेरा किले का निर्माण करवाया। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह के बड़े भाई राजा हरदौल थे। हरदौल को बुंदेलखंड में ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। एग्जाम हेल्प को देख लेते हैं हम। राजा हरदौल, राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। हरदौल की मनौती, हरदौल बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है। अब हम बात करते हैं ओरछा रियासत के अन्य शासकों की। 1664 में बुंदेल शासक या बुंदेला शासक चंपत राय ने औरंगजेब के डर से आत्महत्या कर ली। बुंदेला शासक छत्रसाल ने छतरपुर बसाया व औरंगजेब के समय इन्होंने बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह ने पृथ्वीपुर दुर्ग का निर्माण कराया। सावंत सिंह ने मुगल बादशाह शाह आलम ने महेंद्र की उपाधि प्रदान की। सामंत सिंह को मुगल बादशाह शाह आलम ने महेंद्र की उपाधि प्रदान की। विक्रमजीत सिंह ने 1783 में ओरछा रियासत की नई राजधानी टेहरी को बनाया। 1785 में इसका नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया गया। विक्रमजीत ने 1812 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सुरक्षा संधि की, जिसमें ओरछा रियासत की ओर से दुक्कनलाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जॉन वॉकर ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दतिया रियासत की। ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण कर भगवान दास बुंदेला को दतिया की छोटी बड़ौनी की पृथक जागीरी प्रदान की। भगवान दास दतिया के प्रथम शासक भगवान राव बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। दतिया के प्रमुख शासक भगवान दास, शुभकरण बुंदेला, दलपत राव बुंदेला, रामचंद्र बुंदेला, पृथ्वी सिंह बुंदेला। शुभकरण बुंदेला के समकालीन कवि गोरेलाल की पुस्तक छत्र प्रकाश में शुभकरण को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा गया है। दलपत राव बुंदेला का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। इन्होंने प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया। पृथ्वी सिंह बुंदेला हिंदी साहित्य के इतिहास में रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं अजयगढ़ रियासत की। पहाड़ सिंह ने गुमान सिंह को अजयगढ़ वर्तमान पन्ना जिला की जागीरी सौंपी। इसके प्रमुख शासक गुमान सिंह, मधुकर शाह व भक्त सिंह थे। बुंदेलखंड रियासत से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला, स्थापत्य, स्थान एवं निर्माणकर्ता। ओरछा का किला ओरछा में है, भारती चंद्र द्वारा निर्मित। रानी किला ओरछा, भारती चंद्र। शहरपनाह ओरछा, भारती चंद्र। राम राजा मंदिर ओरछा, मधुकर शाह। दतिया किला दतिया, वीर सिंह बुंदेला। करेरा किला शिवपुरी, वीर सिंह बुंदेला। जहांगीर महल ओरछा, वीर सिंह बुंदेला। चतुर्भुज मंदिर ओरछा, वीर सिंह बुंदेला। सप्तखंडा महल दतिया, वीर सिंह बुंदेला। छतरपुर शहर छतरपुर, छत्रसाल। प्राणनाथ मंदिर पन्ना, छत्रसाल। सागर शहर सागर, उड़ान सिंह। अजयगढ़ का किला पन्ना में है, अजयपाल द्वारा निर्मित। इस बुंदेली दरवाज़ा रीवा में है, राजा हृदय शाह द्वारा बनवाया गया। ओरछा का किला निवाड़ी जिले में स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बघेलखंड रियासत की, जिसमें हम पृष्ठभूमि, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख शासक और बघेलखंड से या बघेल वंश से संबंधित प्रमुख साहित्य की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। 1236 में बघेला राज्य की स्थापना पाटन गुजरात से आए वीसलदेव बघेल एवं भीमलदेव बघेल ने की। वीसलदेव सोलंकी राजा भीम द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री कौन थे? वीसलदेव सोलंकी। प्रमुख क्षेत्र की यदि हम बात करें, बघेल वंश का विस्तार मध्य प्रदेश में रीवा, सुहावल सतना, उछेरा सतना, बाधवगढ़, मुकुंदपुर सतना, चौखंडी रीवा में था। प्रमुख शासकों में भीमलदेव, रानिंगदेव, सिंहदेव, बीरमदेव, नरहरिदेव, वीरभानु, रामचंद्र देव, वीरभद्रदेव, विक्रमजीत, अमर सिंह एवं मार्तंड सिंह प्रमुख थे। अब हम बात करते हैं व्याघ्रदेव की। बघेल सत्ता के व्याघ्रदेव इस वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं।
संभवतः व्याघ्रदेव ने ही बांधवगढ़ किले का निर्माण करवाया। भीमल देव 1236 में वीसल देव ने गहोरा चित्रकूट के समीप बघेल वंश की स्थापना की। रानिंग देव वीर भानुदय काव्य में रानिंग देव को गहोरा का प्रथम शासक माना गया है। सिंहदेव ने प्रयाग में जल समाधि लेने वाले बघेली रियासत के एकमात्र शासक थे। वीरभानु 1539 में वीरभानु ने हुमायूं की युद्ध में मदद की थी, इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर मुक्त रखा। रामचंद्र 1555 में रामचंद्र देव अकबर के समकालीन शासक थे। इनके दरबारी संगीतज्ञ तानसेन थे। तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलवा लिया। रामचंद्र देव ने 1564 में अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की। इनके समय बघेलखंड रियासत को बंधु राज्य या बांधवेश कहा जाने लगा। दोस्तों, हम बात करते हैं तानसेन की। इनका जन्म बेहट गांव ग्वालियर में हुआ था। मूल नाम रामतनु पांडे। अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी। अकबर अथवा गुरु मोहम्मद गौस खां के कहने पर ही इन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया और अपना नाम बदलकर आता अली खां कर लिया। इन्होंने मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया। इन्हें ध्रुपद में महारत हासिल थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शासक वीरभद्र देव की। अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की उपाधि दी और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया। इनके प्रमुख दरबारी पद्मनाथ मिश्र थे, जिन्होंने वीरभद्र देव चंपू रचना की। विक्रमजीत बघेल 1569 में अकबर ने बघेलखंड पर आक्रमण किया। विक्रमाजीत के समय बघेल वंश की राजधानी बांधवगढ़ से रीवा हो गई। राजधानी रीवा होने के बाद बघेल वंश अब बांधवेश से रीवा राज्य कहलाने लगा। इन्होंने बांधवगढ़ को सेना का मुख्यालय बनाया। मित्रों, अब हम बात करते हैं अमर सिंह की। इस वंश के राजा अमर सिंह साहित्य प्रेमी थे। इनके दरबार में नीलकंठ व भूपति राय विद्वान थे। नीलकंठ ने अमरेश विलास नामक ग्रंथ की रचना की। रघुराज सिंह 1857 की क्रांति के समय बघेली रियासत के शासक। लॉर्ड कैनिंग इनके समय एक दिन के लिए रीवा प्रवास पर आए थे। इनके समय सर्वप्रथम 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेल लाइन का प्रारंभ हुआ। 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई। बघेलखंड एजेंसी में 5 रियासत रीवा, मैहर, नागौद, सुहावल एवं कोठी को शामिल किया गया। बघेलखंड एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन गुडफेलो को बनाया गया। अब देखते हैं वेंकट रमन सिंह को। 1895 में इनके समय रीवा राज्य में अकाल पड़ा, जिसके कारण इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की। रीवा में इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया। इन्होंने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हम बात करते हैं महाराजा गुलाब सिंह की। 1934 में इन्होंने पवई रूल्स लागू किए, जिससे वन उपज पर रीवा दरबार का अधिकार हो गया और पवईदार जमींदार का एक प्रकार पर 4 से 5 गुना लगान बढ़ा दी गई। 1938 में इन्होंने जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना रीवा में की। 1936 में इन्होंने पंचवर्षीय शिक्षा योजना लागू की। मारतंड सिंह भारत विलय के समय रीवा राज्य के शासक थे। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थापित करने में इनका योगदान रहा। इस वंश के अंतिम शासक मारतंड सिंह को भारत का पहला सफ़ेद टाइगर मोहन मिला था। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम हेल्प की, जिसमें हम बात करेंगे बघेल वंश से संबंधित साहित्य की। ग्रंथ एवं उसके लेखक। बघेल वंशावली के लेखक हैं अजवेश राम। रीवा राज्य दर्पण के लेखक हैं जीतन सिंह। व्याघ्र वंश संग्रह के हैं रहमत अली या रहमान अली। बघेल वंश वर्णनम की लेखक या लेखिका हैं रूपाली शर्मा। अमरेश विलास के लेखक नीलकंठ। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों को हम देख लेते हैं। राजवंश, उनके संस्थापक एवं राजधानी क्षेत्र। औलिकर वंश, संस्थापक जयवर्मन, राजधानी दसपुर मंदसौर। कारदामक वंश यशोमती। वाकाटक वंश विंध्यशक्ति। नागवंश वृषनाग विदिशा। गुर्जर प्रतिहार वंश, संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी उज्जैन। कलचुरी वंश, संस्थापक कोक्कल प्रथम, राजधानी त्रिपुरी। चंदेल वंश नन्नोकिया चंद्रवर्मा, राजधानी खजुराहो। परमार वंश, संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र, राजधानी उज्जैन एवं धार। मालवा का गौरी वंश
दिलावर खां लोधी, राजधानी मांडू। मालवा का खिलजी वंश, महमूद खिलजी, राजधानी मांडू। तोमर वंश, स्थापनाकर्ता वीर सहदेव, राजधानी ग्वालियर। कच्छवाह वंश, लक्ष्मण या वज्रदामन इनके संस्थापक हैं, राजधानी मुरैना। गढ़मंडला का गौंड वंश, यादव राय संस्थापक, गढ़मंडला एवं रामपुर राजधानी। देवगढ़ का गौंड वंश, संस्थापक राजा जाटव, राजधानी देवगढ़ छिंदवाड़ा। बघेला वंश, संस्थापक बीसल देव या भीमल देव, बांधवगढ़ और रीवा राजधानी। होलकर वंश, मल्हार राव होलकर संस्थापक, इंदौर महेश्वर राजधानी। सिंधिया वंश, रानोजी सिंधिया, उज्जैन ग्वालियर राजधानी। पवार वंश, आनंद पवार, राजधानी धार। तुकोजी वंश, संस्थापक कुकूजी, देवास बड़ी पंथी राजधानी। जीवाजी वंश, जीवाजीराव, देवास छोटी पंथी राजधानी। भोपाल रियासत, दोस्त मोहम्मद खान, इस्लाम नगर या भोपाल राजधानी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की। तब तक के लिए धन्यवाद।